आशा है ठीक होंगे, मजे में होंगे, पढ़ाई का आनंद लेते होंगे। पढ़ाई करिए मेहनत से, शिक्षा बहुत जरूरी है और अपने अंदर जितना हो सके योग्यता विकसित करिए। तब इस संसार में देखिए शिक्षा क्या है, एक कामधेनु की तरह है, या कह लो कि अलादीन का चिराग है। जब आप अपने अंदर योग्यता विकसित कर लेंगे ना, तो जो चाहेंगे वो मिलेंगी, सारी चीजें स्वयं आपके पास आएंगी। ये बताना जरूरी होता है आप सबके उम्र के बच्चों के लिए। तो मजे से पढ़िए, उबिए मत, इसको आनंद के साथ पढ़िए। चलिए फिजिक्स में आज हमारा जो टॉपिक है वह है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। निरक्षीय स्थिति या विषुवत ताप। देखिए इसके पहले वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा चुका हूं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र पढ़ा चुका हूं। अब निरक्षीय स्थिति में या विषुवत तल में वैद्युत क्षेत्र का जो डेरिवेशन होगा वह बताया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो आप देख लीजिए। अब एक ऐप भी मेरा आ गया है, उस ऐप में वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। उसमें क्रम से सारी चीजें डाली गई हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। जब पिछला वाला आप वीडियो देखे रहेंगे तो यह बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये देखिए समान परिमाण के दो आवेश हैं, बड़े छोटे आवेश होंगे। यह जो निकाय बनाएगा यही वैद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा। इसके बीच की, इनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत अल्प ले ली जाती है। दूरी हमेशा मध्य से देखी जाती है, तो यह दूरी 2l मानी जाती है। और यहां होता है मध्य बिंदु पर एक बिंदु O मान लिए हैं। इस मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। एक एक बात आप आगे से समझते चलिए। अब निरक्षीय स्थिति में हमको अक्षीय स्थिति क्या होता है? अक्षीय स्थिति देखिए ध्यान से, इस अक्ष पर कहीं स्थित अगर बिंदु है तो अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु कहा जाएगा। इस पर डेरिवेशन दे चुका हूं। अब निरक्षीय पढ़ रहा हूं, निरक्षीय। निरक्षीय का मतलब हुआ अक्ष के हम लंबवत दिशा में चलेंगे। तो ठीक इसके मध्य बिंदु पर यहां एक बिंदु ए ले लेते हैं और इसी बिंदु ए पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। ध्यान से देखना, इसको हम यहां यह आवेश बिंदु ए पर मान लेते हैं। चूंकि बिंदु बहुत ये बिंदु आवेश है, छोटे आवेश, तो इस पूरे को भी बी मान लिया जा सकता है, लेकिन मध्य बिंदु से ही रेखाएं खींची जाएंगी। अब आप देखिए कि हम वैद्युत क्षेत्र का सूत्र पढ़ चुके हैं कि E बराबर 1/4πε0Q/r²। तो R मीन्स दूरी, मतलब आवेश से उस बिंदु की दूरी। तो जब हम अगर प्लस क्यू के कारण ए पर वैद्युत क्षेत्र देखेंगे तो यह दूरी हमको मालूम होनी चाहिए, और जब माइनस क्यू के कारण देखेंगे तब यह दूरी हमको मालूम होनी चाहिए। अब चूंकि यह बिंदु ठीक केंद्र के ऊपर अक्ष के लंबवत दिशा में है, ठीक, और इस दूरी को हम आर मानते हैं, आर, ठीक। अब इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, यानी सूत्र ज्ञात करना है। अब देखिए जब सीध में होता था तो उसके लिए एक अलग तरीका लगा दिया जाता था, लेकिन यहां अब आप समझने की कोशिश करिए। जब अब हम प्लस क्यू आवेश पर अगर बात करें तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण ए पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, एक एक पर पहले विचार करेंगे, ठीक, एक एक आवेश लेकर के जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। तो चूंकि प्लस क्यू के कारण, देखिए यह बताया जा चुका है आपको कि प्लस आवेश के कारण जो बल रेखाएं हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे बाहर की ओर निकलती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह बाहर की ओर होती है। यानी इस प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे बन जाएगी। अब हम इसको मान लेते हैं वेक्टर E1, ठीक।
और इस माइनस क्यू के कारण अगर देखें तो इस माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस क्यू आवेश, ऋणात्मक आवेश में क्या होता है, बल रेखाएं अंदर से बाहर से अंदर की ओर आती है, इस तरह से बाहर से अंदर की ओर। अगर माइनस क्यू से बिंदु ए पर हम देखें विद्युत क्षेत्र तो ये अंदर की ओर आएगी, माने इस दिशा में। ठीक, अब चूंकि ये आवेश बराबर है और यहां से ये मध्य बिंदु पर है, देखिए ये मध्य बिंदु पर लंब खींचा गया है, तो बी से और ए से दूरियां इनकी बराबर होंगी, इसलिए जो परिमाण होगा विद्युत क्षेत्र का वो समान होगा, लेकिन कोण क्योंकि दिशा अलग अलग है तो सदिश राशि होने के नाते इनका योग अंकगणित की तरह नहीं किया जाएगा, उसको अभी हम आगे बताएंगे। तो उसके लिए जरूरी होता है कि दोनों के बीच कोण क्या है। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र वेक्टर E1 बना और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र वेक्टर E2 बना। अब इन दोनों के बीच देखिए कोण है, यानी इनकी दिशाएं अलग अलग है। तो दिशाएं अलग अलग है तो आप पढ़े होंगे सदिश विश्लेषण में वेक्टर ए और बी के बीच अगर थीटा कोण है तो इनका परिणामी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका मार जब आप निकालेंगे यानी जो आर आप कहते हैं आर, ए स्क्वायर आर मतलब रिजल्टेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तब ऐसे परिणाम निकले, यानी थीटा जानना जरूरी है, समझ में आई बात। तो अब हम उस थीटा को पहले यहां मान लेते हैं, यहां कोई कोण थीटा है, ठीक है। अब यह थीटा जो है, अब इससे हम अब चूंकि हमको इनका प्रयोग करना है, ए बी दूरी प्लस क्यू से ए की दूरी ए बी होगी ना, और माइनस क्यू से ध्यान दीजिए इसको हम ए बी मान चुके हैं, तो ए बी यहां सी मानते हैं, यहां सी मान लेते हैं। तो अब ए सी की दूरी जो होगी और बी सी की दूरी ये समान होगी, ठीक। तब आप देखिए यह दूरी जानना जरूरी है, यह दूरी जब जानना जरूरी है और यह मध्य बिंदु एक दिशा में और मध्य बिंदु की दूसरी दिशा में यह 2l दूरी दो भागों में बढ़ जाएगी, यानी l और l। बहुत सारा चीजें हैं, आप एक एक ध्यान से देखते जाइए। सूत्र निकालने का तरीका अब ये लगा रहा हूं सब। अब बीसी दूरी हम निकाल के रख लेते हैं। तो अगर बीसी दूरी हम निकालना चाहें तो बीसी क्या बनेगा, अब यह देखिए बीसी यह दूरी आर है और यह तो समकोण त्रिभुज के नियम से आप जानते हैं, देखिए यह बीसी कर्ण बन रहा है ना, तो कर्ण जो है बीसी का स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो बीसी बराबर हो जाएगा कर्ण में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यही दूरी एसी की भी होगी, ये दोनों दूरियां समान हो जाएंगी, ठीक। अब हम क्या करते हैं, पहले से ही cos थीटा का भी मान आप निकाल के रख लीजिए, sin थीटा और cos थीटा का उपयोग चूंकि यहाँ किया जाएगा तो हम पहले से निकाल ले रहे हैं। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार की जगह हो जाएगा यल और कर्ण के जगह हो जाएगा बीसी। एक बार लिख दे रहे हैं इस तरह से ताकि आप समझ सके, आधार बटे कर्ण ओ पी, यानी यह यल है, और बीसी का मान आपने कितना निकाला, करीब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको निकाल के रख ले रहे हैं, जरूरत इसकी पड़ेगी। अब हम चलते हैं सदिश। देखिए जब सदिश अलग अलग दिशाओं में होते हैं तो उनका जो परिणामी होता है वह निकालने का तरीका सदिश विधि में जो है उसको अपनाया जाएगा। उसमें से एक तरीका मैं लगा रहा हूं, एक सूत्र बताया था, वह सूत्र न लगा करके और सरल विधियां लगा ले रहा हूं, ठीक है। देखिए वेक्टर E1 के हम पढ़ चुके हैं सदिश में कि किसी वेक्टर के दो घटक होते हैं, उसको हम दो घटकों में तोड़ सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए वेक्टर ए है, इसको दो घटकों में मैं तोड़ रहा हूं, तो एक कोण थीटा मान लिया जाता है,
जिससे सट करके एक कास वाला भाग होता है, तो यह घटक कहा जाएगा ए कास थीटा। यह कास वियोजन हो जाता है इसका पज्जा। और जो देखिए जहां यह एंगल सटा हुआ है यह थीटा, और दूसरी ओर वाला साइन थीटा होता है, साइन घटक यानी ज्या घटक, माने वेक्टर ए साइन थीटा। इस तरह से होता है। अब इसको गौर से देख लीजिए। अब यहां हम बात करते हैं, अगर यह कोण थीटा है, ठीक, तो निश्चित है कि यह कोण 90 माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि त्रिभुज सी ओ बी में आप देखिए तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो 90 यह थीटा यह, अब 90 और थीटा अगर 180 में से घटा दें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर घटा दें तो आएगा यह 90 माइनस थीटा, ठीक, यह कोण 90 माइनस थीटा होगा। और इस E1 और E2 ध्यान दीजिए, यह E1 और E2 परिमाण में समान है, दिशा अलग है। इनका जो परिणामी आएगा वह बीचों बीच आएगा, इसको हम वेक्टर ई मान लेते हैं। अब यह परिणामी बीचों बीच आएगा। और इसी तरह से आप ध्यान दीजिए कि यह थीटा है। अब चूंकि सी ए बी में जितना सी ए है उतना बी सी है, और जब दो भुजाएं बराबर होती है तो सामने के कोण भी बराबर होते हैं। आप चाहे उस मेथड से हल कर लीजिए या इस मेथड से हल कर लीजिए कि ये थीटा है, ये अभी देखा आपने 90 माइनस थीटा है, तो यह 90 माइनस थीटा बन जाएगा, यह संगत कोण होगा। देखिए इस पर ध्यान दीजिए, वेक्टर ई पर, वेक्टर ई ऐसे है और एक रेखा ऐसे गई है, जहां यह E1 है, वेक्टर E1, ठीक, और एक कोण आपको यहाँ थीटा मालूम है, 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा। और इस एंगल की अगर आप बात करेंगे तो यह जो वेक्टर E1 है और जो यह आप देख रहे हैं ना, अब यह जो है ये आप देख रहे हैं, ये तिरछी रेखा देख रहे हैं, इसको आप देख रहे हैं, तो यह फिर से आप समझ लीजिए, इसको आप फिर से समझ लीजिए। ये वेक्टर ई दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे है, ये और ये समांतर हो गया। अगर यहाँ थीटा है, यह वेक्टर E1 है, अगर यहाँ थीटा है तो संगत कोण है, यहाँ भी थीटा बनेगा, ऐसे आप समझ लीजिए। माने यह अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा। अब यहाँ अगर थीटा बनेगा तो अब E1 का अगर हम घटक तोड़ेंगे तो जो सटा हुआ भाग है यह वाला, यह वेक्टर E1 cos थीटा में टूटेगा यह भाग, और यह वाला भाग जो होगा यह वेक्टर E1 जहां कोण नहीं सटा है, दूसरा वाला भाग जो ऊर्ध्व घटक कहलाएगा। अगर ऐसे वेक्टर है ना, एक घटक ऐसे जाएगा ऊर्ध्व और एक क्षैतिज, तो क्षैतिज वाला E1 cos थीटा में टूटेगा क्योंकि कोण यहाँ सटा हुआ है, और यह E1 वेक्टर E1 sin थीटा हो जाएगा, ठीक। अब वेक्टर E2 पर विचार करते हैं। वेक्टर E2 इस तरह से है, इसका एक घटक ऊर्ध्व घटक ऐसे आएगा, क्षैतिज घटक ऐसे। अगर अब देखिए एंगल कहाँ पता है, अगर E2 में यह वाला अगर एंगल थीटा है तो निश्चित है कि यह 90 माइनस थीटा होगा। अब ध्यान दीजिए, आप चाहे ऐसे समझ लीजिए या यह कोण अगर थीटा, यह कोण तो बटा हुआ है, यह थीटा या भी होगा क्योंकि यह बीचों बीच जाएगा। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए और चाहे यहाँ भी थीटा होगा, यह थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, चूंकि AC और BC बराबर है तो यह 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और यह लंबवत इस पर पड़ रहा है तो यह 90 में से 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो थीटा आ जाएगा, ठीक। आप चाहे जानने से जानते रहिए, रट ही लीजिए कि यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, ठीक। अब हम आगे विचार करते हैं। अब इस E2 के भी दो घटक हुए, ठीक। एक तो फिर इस दिशा में यहाँ थीटा सटा हुआ है तो cos थीटा वाला घटक यहाँ आ जाएगा। तो पहले वेक्टर E1 cos थीटा था, अब वेक्टर E2 cos थीटा में इसमें जुड़ जाएगा, और यह पूरा किसका मान होगा, वेक्टर ई का, जो परिणामी सदिश होगा, ठीक। अब इन दोनों का योग हो जाएगा। और एक घटक
यहाँ देखिए थीटा नहीं जुटा हुआ है, तो ये नीचे की ओर जो आएगा वह वेक्टर E2 cos थीटा बनेगा, साइन थीटा, या साइन घटक होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए कि जो E1 का ऊर्ध्व घटक था वेक्टर E1 साइन थीटा ऊपर की ओर, और E2 का ऊर्ध्व घटक E2 साइन थीटा दूसरी दिशा में है, नीचे की ओर इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चूंकि दोनों E1 और E2 परिमाण में समान है और थीटा भी वही है, तो निश्चित है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा के मान भी बराबर होंगे, और दिशाएं विपरीत है तो वो घट करके निरस्त हो जाएंगे। यानी वेक्टर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे। ठीक, ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा निरस्त हो जाएंगे। अब बचा क्या? अब बचा cos थीटा वाला घटक, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो निश्चित है उनका योग हो जाएगा। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र और अब ध्यान दीजिए, वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 cos थीटा प्लस वेक्टर E2 cos थीटा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब वेक्टर E1, अब हम परिमाण सीधे सीधे लेंगे। अब चूंकि इनके बीच जो कोण है वह 0 अंश है, तो परिणामी में इनका सीधा सीधा योग हो जाएगा। अरे 0 का मतलब E1 और E2 दोनों एक ही पर पड़ रहे हैं, तो इनके बीच कोण 0 अंश है। तो वेक्टर E बराबर, अब E परिमाण ले लेंगे, तो जब 0 अंश होता है, मान एक ही दिशा में है दोनों सदिश, तो आप योग कर दीजिए, और विपरीत है तो घटा दीजिए। तो अब यहाँ E1 cos थीटा वेक्टर हटा देंगे प्लस E2 cos थीटा। ठीक, अब आप लिख सकते हैं E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इसको कॉमन ले लीजिए cos थीटा, तो वेक्टर माने E1 और प्लस E2 cos थीटा, वेक्टर नहीं रहेगा। अब E1 के जगह, अब चूंकि देखिए E1 और E2 के परिमाण समान है, फिलहाल हम लिख दे रहे हैं अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई वाला सूत्र लगा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए प्लस क्यू के नाते, तो क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, आर का मतलब ये आर नहीं लिया जाएगा, आवेश से कितनी दूरी है, वो तो सूत्र में जो आप पढ़े थे, तो आवेश से बिंदु की दूरी देखी गई थी या आर, और यहाँ प्लस क्यू से सी की दूरी देखी जा रही है, तो बीसी दूरी ली जाएगी। या तो आर मान लिया गया है, वो अलग बात है, या नहीं है कि आर जहां भी होगा तो वही होगा, तो बीसी देखना होगा, और बीसी की जगह क्या है, करेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसलिए हम पहले निकाल लिए। आर की जगह इतना आएगा, अब फिर स्क्वायर आर स्क्वायर, और प्लस यही चीज फिर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब फिर यही दूरी कहेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यह दूरी ली जाएगी। ठीक, माने एसी, तो एसी दूरी ली जाएगी। चलिए हम एक बार लिख दे रहे हैं आपकी सहूलियत के लिए, बीसी स्क्वायर। ठीक, और यहां क्या ले लिया जाएगा, एसी स्क्वायर। अब डायरेक्ट हम मान ही रख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ बीसी स्क्वायर बराबर सीधे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, तब आसान रहेगा आपको। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस इंटू क्यू बाई, अब बीसी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं आप, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब प्लस फिर वही चीज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई, फिर एसी स्क्वायर का मान यही होगा। अब आप देखिए दोनों जुड़ जाएंगे। हाँ एक चीज है, यहाँ cos थीटा छूट रहा है, cos थीटा। ठीक,
अब आप गौर कीजिए, देखिए ये दोनों वही है, 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जब ये जुड़ जाएंगे तो क्या होगा उसको अब देखिए, ये 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी अब बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q। ठीक, 2Q बाई माने 2 का गुणा हो गया, 2 है ना, जैसे x से जोड़ते हैं तो 2x कर लेते हैं, उसी तरह ये दोनों जुड़ करके 2 का गुणा हो गया, 2Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। अब चलिए यहां मैं मिटा दिया हूं, लेकिन याद होगा आपको 2Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, याद होगा cos थीटा का मान, और हर बटे कर्ण से आप पढ़े थे यल बाई, ठीक, कर्ण का कर्ण आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हम पहले निकाल लिए थे। ठीक, अब यहां आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गौर कीजिए 2Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अगर होल घात देखें तो 1 है, यहाँ कोई घात नहीं तो 1 है, लेकिन ये करनी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो आपको मालूम है कि अगर करनी में है तो इसका घात 1/2 होता है। अब अगर इसका घात 1/2 ले लें तो यह गुणा हो जाएगा, तो यह एक घात और यह 1/2 घात जुड़ जाएगा, तो 1 और 1/2 जुड़ेगा तो 3/2 आएगा। ठीक, यानी अब घात बना इसका, यह बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब होल घात 3/2। ठीक, अब पिछले वीडियो में अगर आप समझे होंगे तो फिर वही तरीका यहां लगा रहा हूं, यह यल जो है बहुत अल्प माना जाता है आर की तुलना में, और जब अल्प माना जाता था तो बताए थे कि यह अगर मान 1 से कम है तो वर्ग करने पर वह और कम हो जाता था। जैसे उदाहरण दिए थे 1/2, 1/2 का वर्ग करिए 1/4 हो जाएगा, 1/4 का करिए 1/16 हो जाएगा, तो स्क्वायर होने पे और भी छोटा हो जाता है। तो चूंकि यल जो है यहाँ से बहुत छोटा है तो स्क्वायर होने पर वह और छोटा हो जाएगा, इसलिए इस जोड़ में यल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, छोड़ देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई आर स्क्वायर केवल लेंगे और घात 3/2। ठीक, अब यहां हम लिख देते हैं कि एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, इसलिए एल स्क्वायर नगण्य है। देखिए छोटा का चिन्ह 2 बार दे देखते हैं तो इसका मतलब बहुत छोटा। ठीक, इसे नगण्य कर लिए, और आर स्क्वायर पर घात 3/2 है, तो जब इसका गुणा घात पर घात होता है गुणा होगा, तो गुणा होगा तो यह 2 कट जाएगा तो आर क्यूब बचेगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई आर क्यूब। ओके, अब आप ध्यान दीजिए यहां देखिए ये यल साथ ले लीजिए आप, यह छूट रहा है, तो अब यह क्या बना, अब यह 2QL आपको पता है ना, अगर पीछे पढ़े हैं तो यह वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब। ठीक, जहां 2QL बराबर P बराबर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यह आप पढ़ चुके हैं, वही मान यहां रख दे, यानी जो सूत्र निकाला गया है वो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P के पद में निकाला गया है। ठीक, चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि अक्षीय स्थिति में क्या आया था, वैद्युत क्षेत्र की बताओ। अक्षीय स्थिति में आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यूब, ध्यान देना यह आया था। और यह आर क्या है, वह केंद्र से अक्षीय स्थिति में दूरी आर थी, यह केंद्र के लंबवत निरक्षीय स्थिति में दूरी
आर है। अब आप देखिए इसीलिए यह दूरी आर ली गई थी। ठीक, तो आशा है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे।